हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यार आज दिवाली है और आज अगर पढ़ाई नहीं किए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको डेली पढ़ना चाहिए। बिल्कुल इस बात का आप केयर मत करें कि आज आप पढ़ते हैं तो आप डेली पढ़ेंगे या आप आज नहीं पढ़ते हैं तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे। इस तरह की भावनाओं में आप मत रहिए। लेकिन हाँ, सही बात तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप एक दिन नहीं पढ़ते हैं तो आपको ना एक उलझन सी होती है। मेरे ख्याल से ऐसा होता होगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो, और नहीं तो पता नहीं कौन सी उलझन होती है। हम तो साला एक महीना ना पढ़े तो हमें कुछ नहीं होता है ना। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ मे बी तो ठीक है, इट्स ओके। अब इंजॉय वाला एक अलग मूड होता है डियर, लेकिन पढ़ाई वाला एक अलग मूड होता है। तो बिल्कुल आप एक सवा घंटे आप डेली फिजिक्स के लिए बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता है डियर कि वर्क पावर और एनर्जी में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए थे। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक बातें कर रखी हैं। फिर अब बात आती है डियर कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, पहली बात तो फोर्स क्या होता है ये कल हम लोगों ने देख लिया था। अब बात ये आती है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो डियर बात ये थी कि जब हम लोगों ने देखा था कि W बराबर क्या होता है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा भी हम लोगों ने लिखा था। तो ये देखिए F होता है और D होता है, यानी कि फोर्स होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। अब भाई अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब पाथ होगा, पाथ का मतलब रास्ता होगा, और रास्ता है तो इसका मतलब जब आप फोर्स लगाएंगे और आपकी जो बॉडी है और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो भाई जो डिस्टेंस कवर करेगी वो कोई ना कोई रास्ता ही तो होगा ना। जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी या डिस्टेंस कवर करेगी मान लीजिए, तो कोई ना कोई रास्ता ही तो होगा। तो वो जो रास्ता होता है, अब बात इसी रास्ते पे आके रुक जाती है कि भाई ये जो रास्ता है इस रास्ते पे आके ही बात रुक जाती है। अब बात रास्ते की कैसे हो जाती है, ये कहा जाता है डियर कि ऐसे फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ऐसे फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं उनको डियर हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे फोर्स या ऐसा वर्क कह लीजिए आप कि ऐसा फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट होता है, ऐसा फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कह देंगे। तो इसकी एक डिफिनीशन भी आती है कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग ये कहते हैं डियर अक्सर कि वर्क डन बाई आर अगेंस्ट, ध्यान दीजिएगा, लिख दें कहिए तो वर्क डन बाई और अगेंस्ट work done by or against a conservative force always, है ना, conservative force always does not depend on the path, does not depend on the path। ठीक है, ऑलवेज लिखिए चाहे ना लिखिए, वो डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अब बात ये आती है डियर कि अगर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता तो एक बात और जान लीजिए कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका अगर राउंड ट्रिप में हम लोग राउंड ट्रिप में अगर उसका वर्क डन निकालें तो राउंड ट्रिप में इसका आ जाता है, राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन जो आ जाता है डियर वो जीरो आ जाता है। वो क्या आ जाता है? जीरो आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कंजर्वेटिव फोर्स की। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये कंजर्वेटिव फोर्स, पाथ इंडिपेंडेंट, ये कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, ये बातें कुछ समझ में नहीं। तो आपने कक्षा 10 पढ़ रखा है डियर। कक्षा 10 में जब आपने कक्षा 10 पढ़ा तो कक्षा 10 वाले चैप्टर में आपने थोड़ा सा चुंबकत्व के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। अच्छा ये बताइए कि अगर एक मैग्नेट यहाँ पे रखा हो, ठीक है, और ऐसे कैसे भी ऐसे रास्ता गया हो और दूसरा मैग्नेट यहाँ कहीं रखा हो,
दूसरा मैग्नेट यहाँ कहीं रखा हो, तो ये बताओ अगर ये मैग्नेट ए था डियर और ये मैग्नेट बी था, तो क्या ए और बी ऐसे 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 कैसे तैसे लगते हुए तब जाके बी पे लगा था मैग्नेटिज्म, या जो मैग्नेटिक फोर्स ए के द्वारा बी पर लग रहा था या बी के द्वारा जो ए पे लग रहा था वो क्या पाथ डिपेंडेंट था? क्या वो पाथ डिपेंडेंट? ऐसा नहीं था। वो क्या था? वो सीधे लग रहा था, वो सीधे लग रहा था। या थोड़ा सा जैसे ही अब आप तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स जो होता है। अच्छा, ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ऐसे ही आपका डियर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। ऐसे ही आपका तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ये सारे के सारे जो फोर्सेस होते हैं डियर, ये फोर्सेस आपके क्या कहलाते हैं? ये फोर्सेस आपके कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होगा जो ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट होगा। हाँ, इसमें एक और आता है आपका, इसमें आपका स्प्रिंग फोर्स भी आ जाता है डियर, स्प्रिंग फोर्स भी आ जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा हाँ, दूसरा जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है दोज फोर्सेस, या जैसे यहाँ पे लिखे हैं कि वर्क डन बाई आर अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, वैसे आप लिखेंगे वर्क डन बाई आर अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज डिपेंड ऑन पाथ। तो इसमें क्या क्या आप कह सकते हैं? जैसे आप इसमें टेंशन कह सकते हैं, टेंशन भी पाथ डिपेंडेंट होता है ना। इसमें आप एयर ड्रैग बोल सकते हैं, एयर ड्रैग, अरे भाई जब आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको या विस्कस फोर्स ये भी आप कह सकते हो, और आप क्या कह सकते हो? और आप फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हो। तो ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं डियर, ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके पाथ डिपेंडेंट हैं, पाथ डिपेंडेंट है। अब बात ये आती है कि भाई इसका मतलब ये हो गया, आप लोग जो फ्रिक्शन पढ़ते हैं, आप लोग जो फ्रिक्शन पढ़ते हैं, आप लोग जो टेंशन पढ़ते हैं, आप लोग जो आगे चल के फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग विस्कस फोर्स पढ़ेंगे या एयर ड्रैग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी हम लोगों का क्या होगा डियर? वो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ही आता है। तो बस कुल मिला के हमको इतना ध्यान देना है कि वो फोर्सेस या दोज फोर्स व्हिच डिपेंड ऑन पाथ, which depend on path, those are called non-conservative force, and the forces which does not depend on the path, those are called what? Those are called कंजर्वेटिव फोर्स। तो दो बातें हो गई। बहुत ज़्यादा हमको थ्योरी वाले पार्ट को कवर नहीं करना होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें तो आप है ना स्कूल लेवल पे जान ही जाते हो। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चीज़ों को न्यूमेरिकली डील करेंगे। ओके डियर, तो चलिए फिर हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कुछ न्यूमेरिकल बातें करना। ओके चलो। हाँ तो डियर, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें कर लिए हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये देखेंगे कि वास्तव में जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किस तरीके से पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो हाउ द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, हम लोग ये बातें देखने चल रहे हैं कि कैसे नहीं करता है। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी व्हेन मास m इज मूव्ड फ्रॉम A टू C। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी ग्रेविटी लगती है तो ग्रेविटी आपको पता होता है कि वो परपेंडिकुलरली काम करती है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी कि जब कभी भी किसी भी, जैसे मान लीजिए कि इस मास को अगर हम लोग यहाँ पे ले आए, और सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी जो है वो h है, तो जो ग्रेविटी इस पे लग रही होगी डियर, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वास्तव में कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस पे लगने वाला जो
वर्क डन होगा वो mgh ही होना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि क्या mgh ही निकल के आता है या कुछ और आता है। तो सबसे पहला रास्ता हम लोग ये सेलेक्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला रास्ता ये है, a से b जाएंगे और b से c जाएंगे, a से b जाएंगे और b से c जाएंगे। ये हम लोगों का होगा पाथ नंबर पहला। दूसरा पाथ डियर हम लोग देखेंगे, ए से हम लोग डी जाएंगे और फिर डी से हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर डी से हम लोग सी जाएंगे। ये होगा हमारा पाथ नंबर 2। और तीसरा पाथ डियर हम लोग लेंगे, तीसरा पाथ हम लोग डियर ऐसे जाएंगे, ये होगा हमारा तीसरा पाथ। अब हम देखते हैं क्या तीनों पाथ पे जो वर्क डन निकल के आएगा क्या वो सेम आएगा। अगर सेम आएगा इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है डियर वो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमारे मुंह से निकल रहा है कंजर्वेशन नहीं, वो हमेशा क्या करता है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। आइए देखते हैं। तो केस नंबर 1 लीजिए डियर, जब आप A to B फिर C जाते हैं, यानी A to B और फिर आप कहाँ जाते हैं, C। चलिए देखा जाए। अच्छा ये बताइए, ये यम है तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे आपका mg बोले तो फोर्स आपका नीचे लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ करा रहे हो डियर, डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर करा रहे हो। तो ये बताओ हमें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन गया। तो तुम कह रहे होगे भैया 180 अंश का कोण बन गया, 180 डिग्री का कोण बन गया। तो आप ये जानते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा ही तो होता है। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, तो mg। अच्छा d डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, वो भी कितना h हो रहा है, और कॉस 180। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो mgh और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यानी यहां से निकल के आया आपका -mgh, यानी वर्क डन जो पहला निकल के आया डियर वो क्या है, वो mgh है। वो क्या है, mgh है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं केस नंबर 2 में। चलिए केस नंबर 2 में क्या होगा डियर कि हम लोग A से D जाएंगे और D से फिर हम लोग C जाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या होता है जब आप, अच्छा हाँ अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें तो C तक जाना है यार। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये B से C जाएगा, जब ये B से C जाएगा तो ये बताओ mg तो नीचे ही लग रहा होगा, mg तो नीचे ही लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा। तो ये बताओ डियर डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में कितने का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो कह रहे होगे भैया इसके बीच में तो 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो गया कि mg और इधर की भी डिस्टेंस आप कुछ मान लीजिए कि आपकी ये d डिस्टेंस है। तो mg इंटू डी और cos 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो नेट वर्क डन आया वो कितना आया, -mgh। ये बात समझ में आई डियर, ओके। अब आप चलिए पहले A से D हम लोग चलते हैं। तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो यहाँ पे एंगल आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। जैसे ही 90 मिला आपको तुरंत पता चल गया कि भैया ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अभी आपका ब्लॉक जो है वो यहाँ पहुँच चुका है 0 वर्क डन करके। तो अब ये बताओ जब इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो यही पहली वाली ही तो कंडीशन बनी, यानी A से हम लोग गए D और D से फिर हम लोग C गए, हमारा वर्क डन W2 कितना आया, फिर से mgh माइनस का mgh ही आया। अब बात ये आती है कि भैया A से हमको C, ठीक है, हमको क्या करना है, A से C तक जाना है। अब बात ये आती है माय डियर कि अगर A से C तक आप जाना चाहते हो तो अब वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो फिर कैसे होगा, बताइए कैसे होगा, बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे डियर, यहां से आप यहां जाएंगे तो इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, लेकिन mg अभी भी नीचे ही लग रहा है तो ये एंगल कितना है 90, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा 90 प्लस का थीटा।
90 प्लस का थीटा बन जाएगा। ओके ठीक है, यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस को s मान लें, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप क्या मान लें, s। अब देख रहे हो कि इस ब्लॉक को भी ऐसे ले जा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही हो रहा है, तो जिधर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स तो खैर नीचे लग रहा है और जो ब्लॉक है वो उधर को जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो चलो ठीक है, वर्क डन 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका, आएगा आपका F इंटू डी इंटू कॉस 90 प्लस थीटा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा, d की जगह पे क्या है, चलिए d की जगह पे आप d ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो f इंटू इसको जो यस माने हो इसको d मान लो, चलो ठीक है d, तो f इंटू डी और cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। बहुत बढ़िया, माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हो गया माइनस एफ डी साइन थीटा। कितना हो गया, माइनस एफ डी साइन थीटा। अरे भैया ये तो आ ही नहीं रहा है, अभी तो हमारा यहाँ पे माइनस एम जी एच आया है, यहाँ पर भी माइनस एम जी एच आया है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है। तो चलो आप टेंशन काहे ले रहे हो, उधर देखो तो पहले, माइनस एफ इंटू डी। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है यस हाइट अपान कितना, अरे भाई एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस होता है। तो एल्टीट्यूड क्या है, ये एच है ना, यहां से यहां तक एच है, तो इसको एच रखो, और हाइपोटेनस क्या है, डी है, बोलो हाँ या ना। तो भैया एफ बराबर एम जी रख दो, माइनस एम जी इंटू डी इंटू एच अपान डी, ये चला गया, आ गया कितना, माइनस एम जी एच। इसका मतलब अब आपको डियर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आपने देख लिया, आपने खुद ही करके देख लिया कि जब आपकी बॉडी ए पे थी, ए से आप बी पे ले गए और बी से आप फिर से सी पे ले गए, तो यहां पे जो वर्क डन निकल के आया माय डियर, दैट वाज माइनस एम जी एच। ओके, सिमिलरली व्हेन यू मूव फ्रॉम ए टू डी एंड आफ्टर दैट D to C, then your work done is minus mgh. Okay, and now finally whenever you move from A to C directly, in that particular case you find out the W3। तो W3 निकालने के लिए आपने क्या किया, F इंटू डी cos 90 प्लस थीटा। ईच एंड एवरीबडी नो दैट cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस का साइन थीटा, माइनस हमने बाहर रख लिया, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। अरे भाई लंब बटे कर्ण ही तो होता है, एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस, तो वही हमने लिख दिया एल्टीट्यूड अपान हाइपोटेनस। तो अब हाइपोटेनस कर गया, और यह बराबर आप एम जी जानते हो, यहाँ पे भी आ गया माइनस एम। इसका मतलब W1 is equal to W2 is equal to W3. It means the gravitational force does not depend on the path. It always comes इक्वल। ओके, देख रहे हैं यहां पे भी इक्वल आया है, यहां पर भी इक्वल आया है, यहां पर भी इक्वल आया है। इसका मतलब आप यहां से प्रूफ कर लिए, यहां से आपने प्रूफ कर लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अच्छा आप ये बताइए, अगर एक राउंड ट्रिप मारते, यहां से यहां जाते और यहां से फिर यहां चले आते, तो आपका वर्क डन क्या हो जाता डियर, आपका वर्क डन तब जीरो हो जाता। क्या हो जाता, जीरो हो जाता। क्यों, क्योंकि जाने में अगर आप प्लस ले रहे हो तो आने में आपको माइनस लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। तो W बराबर जीरो। तो वही जो बातें हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज does not depend on the path and in a round trip the conservative force always comes out to zero, वो बातें आपने प्रूफ कर ली। तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन ही समझिए, बेसिकली एक तरीके का केस था एंड दिस केस इज, है ना, नाउ फिनिश्ड। आई थिंक आपको ये बात समझ में भी आई होगी। ओके, तो चलिए अब एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू भी अपने कॉन्सेप्ट को और जबरदस्त बनाते हैं। ओके चलो, हाँ तो डियर अब हम लोगों का क्या हो चुका है कि प्रश्नों का सिलसिला जारी हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग 1 by 1 क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अपने
है ना, अपने कॉन्सेप्ट को और जबरदस्त बनाएंगे। तो आइए पढ़िए, है ना, आइए पढ़ा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा है, तो देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2,3 मीटर टू 4,5 मीटर अंडर अ फोर्स F is equal to 3x square I cap plus 2I j cap Newton. Find the work done by this force if it is given that the force is कंजर्वेटिव इन नेचर। तो क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का डियर, कभी कभी क्या होता है ना कि जब ये है ना 3x स्क्वायर आई कैप 2i जे कैप देख के क्या होता है ना कि बच्चे घबरा जाते हैं, और जब यहाँ पे देखते हैं 2,3 और 4,5 तब तो और इनको ये नहीं समझ में आता कि भाई बेसिकली ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है या फिजिक्स का है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसका खास मतलब कुछ नहीं है। अगर आपको लिमिट दे दी गई है यहां से लेकर यहां तक, तो इसका मतलब सीधे सा है कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर ही ये बातें डिपेंड कर रही हैं। तो डियर सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप सबसे पहले देख लीजिए कि फोर्स क्या है। फोर्स है 3x स्क्वायर आई कैप प्लस 2i जे कैप। डियर वास्तव में देखिए इस क्वेश्चन का या इस फोर्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानिए। इस फोर्स का मतलब ये होता है कि 3x स्क्वायर का मतलब ये हुआ डियर कि ये जो फोर्स है ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स है जो कि 3x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि ये 2y यानी कि x एक्सिस, along the x axis the value of force is 3x square I cap. Okay, and along the y axis the value of force is 2y j cap. इसका मतलब यही हुआ कि 3x स्क्वायर जो है ये x एक्सिस के अलोंग है और 2i जो है ये y एक्सिस के अलोंग है। पहले क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक मतलब समझिए। और देखिए ये जो लिमिट दिया है ये 2,3 से 4,5 तक दिया गया है। इसका मतलब डियर ये हुआ कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां, fx dx। और यहां पे x या इसको सीधे लिखिए कि x1 से x2 तक, और प्लस y के अलोंग भी हमें इंटीग्रेट करना होता है y1 से y2 तक, और यहां पे हो जाता है fy dy। ऐसे ही सपोज करिए डियर कि कल को अगर z एक्सिस में भी अगर होता है तो आपको करना पड़ेगा क्या, z1 से z2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका fz dz। इतना करने का मतलब ये हुआ कि आप x एक्सिस के अलोंग भी, y एक्सिस के अलोंग भी और z एक्सिस के अलोंग सारी चीजें आप निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आइए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि वर्क डन निकलने क्या वाला है। तो x का कंपोनेंट देखिए डियर क्या है, x का कंपोनेंट है 3x स्क्वायर dx। इसका मतलब ये हुआ, और देखिए x, ये देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2। तो x1 से x2 कितना है डियर, 2 से 4 है, यानी ये लिमिट कहां से 2 से 4 तक जाएगी। प्लस इंटीग्रेट फिर से करिए डियर कहां, fy dy, और fy dy में देखिए क्या है, y का मतलब 2y है, 2y dy होगा कहां से कहां तक, देखिए 3 से 5 तक। बस आप इसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, उसके बाद लिमिट रख दीजिए, आपके कदमों में आंसर। देखिए कैसे, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3x³/3, यही तो होता है। लिमिट लगा दीजिए कहां से, 2 से लेकर 4 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2y² होता है, 2y² होता है। लिमिट कहां से, 3 से लेकर 5 तक। तो ये देखिए ये 3 चला गया, ये 2 चला गया। जब यहाँ पे रखेंगे 4 चौका 16 चौका 64 माइनस कितना, 2 दूना 4 दूना 8 इतना, प्लस कितना यहाँ पे 5 पंचे 25 माइनस 3 तरीका 9। अब ये दोनों जोड़िए देखिए कितना आ जाएगा, 64 में से 8 गया 56, 56
प्लस 25 में से 9 गया 16, 25 में से 9 गया 16, 6 6 12, 5 1 6, 5 1 6 1 7, 72 आ रहा है क्या? कहीं गलती तो नहीं की हम लोग? देखिए तो जरा ध्यान से, 3 3 चला गया, 4 चौके 16 चौका 64, ठीक है 64 आ गया, माइनस 2 दूना 4 दूना 8, ये तो ठीक है, 64 माइनस 8 बराबर 56 आ गया, आपका ये भी सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और माइनस का 3 तिरिक्का 9, तो 25 में से 9, 25 में से 9 गया 16, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 72। तो डियर देखिए तो कहीं कोई गलती हो रही है क्या इसमें? 72 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो रुकिए देखते हैं कहाँ पे गलती हो रही है। देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, देखते हैं। तो यहाँ पे 3x² था, 3x², तो x³/3 हो गया, ये भी ठीक है। और इसकी लिमिट 2 से 4 तक, 2 से 4 तक, ये भी ठीक है। ये 2y है, तो 2y का हो जाएगा 2y²/2, तो स्क्वायर कट गया, 5 पंचे 25 माइनस 3 तिरिक्का 9, माइनस 3 तिरिक्का, और कुछ तो नहीं दिया गया है, i कैप जे कैप, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हम लोगों ने गलती क्या की है, क्वेश्चन हम लोगों का बिल्कुल सही है, 72 जूल, आंसर भी बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, बस इसका आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है डियर, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट क्वेश्चन में दी गई है वो 4,6 दी गई है, ठीक है, 4,6 दी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 से 6 हमें करना था, तो चलिए वो वाला भी आंसर निकाल लेते, ये तो अपने पास है ही। तो 3 से 5 की जगह पे हम लोग इसको कर लेते हैं इंटीग्रेशन 2i dy, 3 से 6 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y²/2, और ये कहाँ से कहाँ तक, 3 से 6, 2 2 कट गया, तो 6 छक्के 36 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9 बराबर 27। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से 56 प्लस 27 करिए, कितना आएगा, 7 6 13, 5 2 7 1 8, 83 जूल आएगा डियर आपका आंसर। डी फॉर दिल्ली। तो बात इसकी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरीके से चीज़ें प्लस माइनस होती हैं तो इसमें हम लोगों की कोई गलती थोड़ी थी, हम लोगों ने जो कुछ सॉल्व किया था वो सही था। अब क्वेश्चन ही गलत था तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन ही गलत था तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिमिट 4 से 5 है या 4 से 6 है ना, 4,6 है या 4,5 है, तो उसका कोई मैटर आप मत करिएगा। तो बस कुल मिला के आप ये समझिए कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को डील करते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्क डन को निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको जबरदस्त समझ में आया होगा। ओके, तो चलो हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, अब हम लोगों ने एक आध दो क्वेश्चन भी कर लिया, थोड़ा सा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हम लोगों को आइडिया भी आ गया डियर। अब यहाँ पे बात आके यहाँ पे रुकती है कि भाई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आप जानोगे कैसे। अगर मान लीजिए कि आपको कोई फोर्स F इज इक्वल टू दे दिया गया XI कैप प्लस YJ कैप, ठीक है, अगर ये फोर्स आपको दे दिया गया और यहाँ पे फोर्स जो है डियर, ये फोर्स जो है ये फंक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस तरीके का आपको एक फोर्स दे दिया गया, फिर आप ये बताओ कि कैसे जानोगे कि ये फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है या ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये बताओ। कैसे आप ये जानोगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी एक ट्रिक होती है, या ट्रिक कह लीजिए या ये कह लीजिए कि एक मेथड होता है। उस मेथड के थ्रू डियर हम लोग ये जानते हैं कि ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स होगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो देखिए, जब कभी भी हमको फोर्स किसी फंक्शन के फॉर्म में दिया गया हो, स्पेशली फोर्स व्हेनेवर द फोर्स इज गिवन इन द, है ना, इन टर्म ऑफ द फंक्शन ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग देखेंगे डियर कि अगर डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स अगर हो जाता है, डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, अगर ये हो जाए
अगर ये हो जाए, या दूसरा डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो जाए, और मान लीजिए यहां पे डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स हो जाए, और ये हो जाए डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाए। डियर, क्या हम लोगों ने फिर से वही बात घुमा फिरा दी क्या? डेल एफ एक्स का हो, देखिए एक्स का हो गया था वाई के साथ में, एक्स का हो गया था है ना, जेड का हो गया एक्स के साथ में, वाई का जेड के साथ में नहीं हुआ है, तो डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड या डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई हो जाए। डियर, अगर ये सारे के सारे एक दूसरे के बराबर आए, अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है डियर, देन यू विल से दैट द गिवन फंक्शन ऑफ फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो कैसे ये एक्चुअली डेल से आप बिल्कुल घबराइए मत, डेल इज जस्ट लाइक द डिफरेंशियल। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेटिव निकालना है बस, ठीक है, आपको डेरिवेटिव ही निकालना। अब जैसे मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन था आपका, जैसे ये पहला क्वेश्चन था आपका एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, अब क्या करना है आपको कि आपको निकालना है डियर कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो देखिए यहाँ पे x और y का ही तो फंक्शन है ना, यहाँ पे x और y का ही तो फंक्शन है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। देखते हैं कि अगर ये दोनों बातें बराबर होती हैं तो ये कंजर्वेटिव होगा, अगर ये दोनों बातें बराबर नहीं होंगी तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगा। बात ये आती है जब हम किसी एक्चुअली व्हाट इज डेल वाई इज अ ऑपरेटर, डेल वाई ऑपरेटर होता है। अगर डेल वाई ऑपरेटर है तो ऊपर भी वाई का टर्म होना चाहिए, y का टर्म होना चाहिए, तभी तो ये डिफरेंशिएट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है डियर, तो इसका मतलब आप ये जानिए कि अगर यहाँ पे y है तो ऊपर भी y होना चाहिए। अगर ऊपर y नहीं होगा, अगर x होता है या z होता है तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। वैसे ही अगर हम लोग y का डेरिवेटिव x के टर्म में निकालें, यानी डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स निकालें, तो ये भी 0 आएगा डियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि ये दोनों बराबर किसके हैं? ये दोनों बराबर 0 के हैं। इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब आपको समझ में आया कि आप कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो हम आपको एक फंक्शन देते हैं, उस फंक्शन की आप हमें वैल्यू निकाल के बताइए और ये बताइए कि ये कंजर्वेटिव होगा कि नहीं, ये कंजर्वेटिव होगा कि नहीं। चलो, जैसे मान लो कि f इज इक्वल टू मान लो एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप। चलिए इसको बताइए कि ये आपका जो होगा माय डियर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? चलिए बताइए फटाफट से बताइए। थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं टाइम, बिल्कुल आप ले लीजिए। ओके, हाँ ले लीजिए। और साथ में एक फंक्शन हम और आपको दे दे रहे हैं, उससे थोड़ा क्या होता है ना कि कभी कभी जब आप हैबिचुअल नहीं होते हो तो दिक्कत आती है। तो किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, एक बात याद रख लीजिए। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया गया वाई आई कैप, एफ इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये आपको दे दिया गया। ये अगर आपको दे दिया गया तो बताइए कि ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? बताइएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, इसको जरा ध्यान से करिए। तो अब ये फोर्स के x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, तो आप डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई निकालो।
जब इसको निकालोगे तो ये तो भाई 0 आ जाएगा। चलो अब एक काम करो, डेल एफ वाई अपान डेल एक्स निकालो। तो जब इसको निकालने चलोगे आप तो भाई x के टर्म में कर रहे हो और यहां पे भी x का टर्म है, इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहां पे आपका क्या आ जाएगा, यहां पे आपका y हो जाएगा माय डियर, y हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होगा, ये आपका होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए इस पे आइए, इस पे आइए। अच्छा एक बात और याद रखिए, जब कभी भी आपको केवल आई कैप और जे कैप दिया जाए तो आप वहां पे के कैप को भी लिख लिया करिए, क्योंकि आपको ये पूरी बातें चेक करनी है, ये आपको पूरी बातें चेक करनी है। अगर ये चीज पूरा का पूरा सेटिस्फाइड होता है तभी आप कहोगे कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले डेल एफ एक्स अपान डेल वाई निकालेंगे। तो यहां पे जैसे ही हम लोगों ने निकाला तो हमारा आ गया 1। क्यों? क्योंकि भाई y का डिफरेंशिएशन करना है और y का टर्म भी है, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप निकालिए डेल एफ वाई अपान डेल एक्स निकालिए। तो ये ऑपरेटर डेल एक्स का है और यहाँ पे x है, तो इसका मतलब ये भी 1 आ जाएगा। तो भाई 1 1 तो बराबर है आप कह सकते थे, लेकिन जरा यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे आओ, ये कांस्टेंट यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर हम लोग डेल एफ जेड अपान डेल एक्स ही निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये इसके बराबर तो है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये भी नॉन कंजर्वेटिव हुआ। ये क्या हुआ, ये भी नॉन कंजर्वेटिव हुआ। इसका मतलब ये हो गया डियर कि आज के बाद अगर आपको कभी भी कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे जवाब देंगे, ये आपको आइडिया आ गया। तो ठीक है, ओके। अगर इस तरह की चीजें हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भैया ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देते हैं और हम आपको एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा देते हैं। वो क्वेश्चन आप करिए, वो क्वेश्चन आप करिए और हमको बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके चलो, हाँ डियर, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही केयरफुली से पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। ओके, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए। वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको पूरा ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद आप हमें ये बताइए कि इसका आंसर आप क्या निकाले हैं। ओके, तो चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज x। जो डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली वो x है। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलीज्ड टू टाइम बाय द इक्वेशन। एक्चुअली डियर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, यानी कि ये आपको इक्वेशन दिया गया है। x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड। t जो है वो आपका सेकेंड में है और x मीटर। तो फाइंड द वर्क डन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि आपको वर्क डन निकालना है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। कब, जब वेलोसिटी जो है वो 0 है, जब वेलोसिटी 0 है। ओके चलिए ठीक है, ये बताइए अगर t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस का 3 और यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कभी भी आपको वर्क डन निकालना होता है डियर, तो वर्क डन के लिए आपको जरूरी होता है डिस्प्लेसमेंट का पाना। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता हो जाएगा तभी जाके आप जो है वेलोसिटी और उसके बाद एसिलरेशन आएगा, तभी m इंटू ए करके आप फोर्स निकाल पाएंगे और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन ही आपको वर्क डन देता है। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अच्छा ये बताइए कि x बराबर आया कितना? x बराबर आपके हिसाब से आया कितना? t स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6t
और प्लस का 9, ये आ गया आपका x। यानी ये बताइए कि अगर हम dx बाई डी टी निकालें, अगर हम dx बाई डी टी निकालें तो कितना आएगा बताइए। यहाँ से अगर dx बाई डी टी निकालें तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस का 6 हो जाएगा, 2t माइनस का 6 हो जाएगा। जब वेलोसिटी आपकी जीरो है, जब वेलोसिटी आपकी, अच्छा ये dx बाई डी टी ये क्या देता है, ये आपको वेलोसिटी ही तो देता है भाई, ये वेलोसिटी देता है। अच्छा ठीक है, जब वेलोसिटी आपकी जीरो हो तो इसका मतलब 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा डियर, 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा। 3 क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा। ओके हाँ ठीक है। अच्छा ये एक बात ये बताइए कि यहीं से आप वेलोसिटी, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यानी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या होगा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपकी वेलोसिटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये आप हमें ये बताइए कि जब आपकी वेलोसिटी 0 होगी तो आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन भी तो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका वर्क डन निकल के आएगा डियर, वो क्या हो जाएगा, वो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए क्या कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अच्छा ये बताइए कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो आप ये देखिए कि इस समय इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा। रुकिए आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कह सकते। तो आप ये कहेंगे कि dv बाई डी टी, अब आप ये जो निकाले हैं ये dx बाई डी टी, एक्चुअल में ये v है, तो अब dv बाई डी टी निकालिए। तो dv बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, d अपान डी टी, और यहाँ पे 2t माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि एक्सेलरेशन आपका आ गया 2, एक्सेलरेशन आपका 2 आ गया। अच्छा जब एक्सेलरेशन आपका 2 है तो उस समय t क्या है, उस समय t आपका कितना है, देखिए t इज इक्वल टू 3 है। तो t इज इक्वल टू 3 पे आपका यस का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, जरा देखिए तो यस का क्या वैल्यू आ रहा है जब t इज इक्वल टू आपका 3 हो। तो देखिए 3 त्रिक का 9 माइनस 6 त्रिक 18 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 9, देखिए तो जरा कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना होगा, t इज इक्वल टू 3 पे x इज इक्वल टू कितना होगा, तो 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक 18 प्लस 9, तो 9 9 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, s इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ओके तो इसका मतलब जब आपकी वेलोसिटी 0 थी तो आपका वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आपका 0 ही आएगा। यहां से आपका प्रूफ हो गया। अब कह रहे हैं कि वर्क डन इन फर्स्ट 6 सेकेंड, तो फर्स्ट 6 सेकेंड में वर्क डन अगर आपको निकालना है तो 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यहां से देखिए, तो यहां से देखिए 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो 6 सेकेंड में डिस्टेंस कितना आएगा, 6 छक्के 36 माइनस 6 छक्के 36, कितना 36 और प्लस 9, तो ये दोनों चला जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 मीटर। तो s इज इक्वल टू 9 मीटर आ गया। एक्सेलरेशन कितना है डियर, एक्सेलरेशन 2 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 है। तो यहां से आपका जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा F इंटू एस, और F बराबर क्या होता है ma, और a की जगह पे 2 और s की जगह पे 9, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 18m जूल आ जाएगा, 18m जूल। तो मेरे ख्याल से डियर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आया होगा कि किस तरीके से अगर हमारा कोई भी फंक्शन दिया गया हो, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मोशन इन 1D आपका कंप्लीट होना चाहिए, है ना, मोशन इन 1D आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका प्रोजेक्टाइल आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपका एनएलएम कंप्लीट होना चाहिए, आपका फ्रिक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर है तब आप वर्क पावर और एनर्जी में बहुत ही ज़बरदस्त फील कर पाएंगे। तो अगर आपका ये सारा टॉपिक ना क्लियर हो डियर, तो आज दीपावली है, आज कल भी छुट्टी है, आप लोग क्या करिए
कि 1 2 3 3 दिन ये जो छुट्टी आपको मिली है इसको फुल्ली यूटिलाइज करिए और पुराने बैकलॉग्स अपने क्लियर कर लीजिए। मैं बार बार इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब तक पुराना टॉपिक आपको नहीं आएगा। अब देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं क्या हुआ कि टी यानी कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस का फंक्शन किसके टी के फॉर्म में दे दिया गया डियर। अब आप क्या करिएगा, अगर पुराना नॉलेज आपके पास नहीं होगा तो फिर वर्क डन कैसे आपका आ पाएगा 18 मीटर, है ना, 18 एम जूल, तो नहीं आ पाएगा। इसीलिए इन सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत जरूरी है डियर कि प्रीवियस नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ठीक है डियर, आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें जबरदस्त समझ में आई होंगी। ये जो प्रकाश का पर्व है डियर, ये जो दीपावली है, ये जो खुशियों का त्यौहार है, आप इसको बहुत अच्छे से मनाइए। मेरी शुभकामनाएं जो है ना, हम आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी शुभकामनाएं करते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करें, बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। और ऊंचाइयों पे जाने के लिए डियर जान लीजिए कि बहुत ज़बरदस्त मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेहनत से बिल्कुल आप मत घबराइए। ओके, तो चलिए ठीक है, इस दिवाली हम लोग ये ठान लेते हैं कि फिजिक्स को तो हम लोग बिल्कुल ज़बरदस्त धुआं कर देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे। और ऐसा नहीं कि केवल आज ही, हम लोग ऐसे ही ये कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। हम आपके लिए कंटेंट लेके आते रहेंगे और आप जो है ज़बरदस्त पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, तो ठीक है, इसी आशा के साथ अब हम क्या करते हैं, अब यहीं पे हम ये आशा करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। हाँ, किस में? पढ़ाई करने में। ओके डियर, तो चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय, मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।